हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू अवर यूट्यूब चैनल। तो लास्ट क्लास में हमने थियरी पार्ट इस चैप्टर का ख़त्म कर लिया है। आज से हम असाइनमेंट लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं। ये असाइनमेंट लेक्चर हमारी 4 क्लास में ख़त्म होगी और इसके बाद हम नया चैप्टर सर्कुलर मोशन स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस लेक्चर विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो हियर वी आर विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। सो लेट मी रीड द क्वेश्चन. Question is very simple. A small block of mass 20 kg is kept rest on a bigger block of mass 30 kg which lies on a smooth horizontal plane. Initially, the whole system is at rest. The coefficient of friction between the blocks is 0.5. The horizontal force F is equals to 50 Newton is applied on the lower block. Find the work done by the frictional force on the upper block and on the lower block in t is equals to 2 सेकेंड. ओके, तो जब टाइम t is equals to 2 सेकेंड खत्म हो गया तब हमें फाइंड आउट करना है व्हाट इज द फ्रिक्शनल फोर्स. जो फ्रिक्शनल फोर्स है उसने कितना वर्क किया. ठीक है, ये हमें पता लगाना है. दिस सरफेस इज स्मूथ और इन दोनों सरफेसेस के बीच में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.5 दिया गया है. 30 kg की ब्लॉक को 50 न्यूटन की फोर्स के साथ पुल किया जा रहा है तो ऑब्वियसली फ्रिक्शनल फोर्स 20 kg और 30 kg के बीच में होगा. वही फ्रिक्शनल फोर्स इन दोनों ब्लॉक्स पे कितना वर्क कर रहा है ये हमें पता करना है. दैट इज अवर क्वेश्चन. सो लेट्स ट्राई टू एनालाइज दिस क्वेश्चन. सबसे पहले हम मान के चलेंगे दैट बोथ दिस ब्लॉक्स आर मूविंग टुगेदर विद द सेम एक्सेलरेशन एंड दैट एक्सेलरेशन इज a. दोनों ब्लॉक एक साथ मूव कर रहा है विद सेम एक्सेलरेशन. दिस इज व्हाट वी आर अज्यूमिंग. हमें पता नहीं है, हम अज्यूम कर रहे हैं. ओके, सो लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इज द एक्सेलरेशन. तो जैसे कि अगर हम ये पूरे सिस्टम की बात करें, इसको पूरा सिस्टम ले लिया और ये दोनों ब्लॉक्स एक साथ मूव कर रहा है तो ये पूरे सिस्टम का मास कितना होगा. 30 + 20 कम्स आउट टू बी 50 kg. करेक्ट. एंड वी नो दैट फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन. सो एक्सेलरेशन हो जाएगा फोर्स अपॉन मास. व्हाट इज फोर्स? It is 50 Newton and mass is also 50 kg. So acceleration comes out to be 1 meter per second square. That is the acceleration. Okay. अभी हम ये देखेंगे कि इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में जो फ्रिक्शन डेवलप हुआ है वो स्टैटिक फ्रिक्शन है या काइनेटिक फ्रिक्शन है, ये कैसे पता चलेगा. ओके, अगर 20 kg का ब्लॉक 30 kg के ब्लॉक पे स्लाइड कर जाता है तो ये काइनेटिक फ्रिक्शन है. अगर स्लाइड नहीं करता है तो स्टैटिक फ्रिक्शन है. ठीक है, तो अभी हमें ये पता करना है कि इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में स्टैटिक फ्रिक्शन है या काइनेटिक फ्रिक्शन है. तो अगर मैं 20 kg के ब्लॉक की बात करूं तो 20 kg ब्लॉक का हम एफबीडी बना देंगे यहाँ पर. दिस इज 20 kg ब्लॉक whose weight is 200 न्यूटन इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. नॉर्मल रिएक्शन n1 ले लेते हैं यहाँ पर. एंड द फ्रिक्शनल फोर्स, ओके, ये ब्लॉक पे फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा इन द राइट डायरेक्शन. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स F. और एक्सेलरेशन भी कहाँ पर है इस ब्लॉक के ऊपर, यहाँ पर है. A इज इक्वल्स टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. करेक्ट. तो यहाँ पर अगर मैं फ्रिक्शनल फोर्स की बात करूं दैट फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन. व्हाट इज द मास ऑफ दिस ब्लॉक? इट इज 20 kg एंड द एक्सेलरेशन इज 1. सो योर फ्रिक्शनल फोर्स इज 20 न्यूटन. 20 न्यूटन का फ्रिक्शनल फोर्स इनफ होता है इस ब्लॉक को 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से मूव करवाने के लिए. करेक्ट. हम लिमिटिंग फ्रिक्शन भी कैलकुलेट करेंगे. व्हाट विल बी द लिमिटिंग फ्रिक्शन विच इज म्यू एन. म्यू का वैल्यू दिया गया है 0.5 दैट इज 1/2 एंड नॉर्मल रिएक्शन हमें कितना है 200. करेक्ट. n1 का वैल्यू कितना है 200. सो देयरफॉर आई विल राइट डाउन 200. सो 1 जा 100 जा, तो जो लिमिटिंग फ्रिक्शन आ रहा है 100 न्यूटन. तो मतलब जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन के क्या है, कम है. जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से क्या है, कम है. इसका मतलब क्या हुआ, ये ब्लॉक के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स कितनी एग्जिस्ट हो रही है, 20 न्यूटन की फ्रिक्शनल फोर्स एग्जिस्ट हो रही है. तभी ये ब्लॉक एक्सेलरेशन a इज 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के साथ मूव कर सकता है ना. तो इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में कौन सी फ्रिक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शन है, काइनेटिक फ्रिक्शन नहीं है. क्यों? काइनेटिक फ्रिक्शन कभी होता अगर ये फ्रिक्शनल फोर्स है ना. तो इससे समझ में आता है कि ये दोनों ब्लॉक्स क्या कर रहे हैं, एक साथ मूव कर रहे हैं. मतलब जो हमारी अजम्पशन थी वो एकदम सही थी. ओके, चलो ये चीज तो समझ में आती है. फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू भी हमें मिल गया 20 न्यूटन. नाउ वी नीड टू फाइंड आउट कि 2 सेकंड के टाइम में इन दोनों ब्लॉक्स ने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया. सो देयरफॉर आई विल राइट डाउन दैट s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. करेक्ट. एज वी नो दैट इनिशियल वेलोसिटी जीरो है क्योंकि इन्होंने साफ साफ इनिशियली बोला हुआ है कि बोथ द ब्लॉक्स इज इन रेस्ट कंडीशन. ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो है. so therefore I will write down s is equals to half at square. Half, what is the value of acceleration? It is 1 and time कितना है 2. so 2 का square. so it comes out to be 2 meter. so displacement हमें कितना आ रहा है, 2 मीटर का डिस्प्लेसमेंट है. अब बात करेंगे 20 kg के ब्लॉक की. ठीक है, 20 kg के ब्लॉक पे व्हाट इज द वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स.
मैं यहाँ पर इसको ब्लॉक नंबर 1 बोल दो और इसको ब्लॉक नंबर 2 बोल देते हैं, ठीक है। सो वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द ब्लॉक नंबर 1, वी नो दैट द फॉर्मूला इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा। फ्रिक्शनल फोर्स कौन सी डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में, और ऑब्वियसली इस ब्लॉक की डिस्प्लेसमेंट भी कहाँ पर होगी, राइट डायरेक्शन में होगी। तो मतलब जो थीटा का वैल्यू है वो कितना है, 0 है। कॉस 0 का वैल्यू इज 1। ओके, सो फोर्स की वैल्यू हमें कितनी आ रही है, 20 न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट कितना है, 2 मीटर, एंड कॉस 0, 22 जा 40, तो ये हो गया हमारा 40 जूल। So that is the answer. It's very simple. Okay. Now let's talk about the block number 2. Work done by the frictional force on the block 2. It is force into displacement into cos theta. What is the frictional force? Again, block 2 के ऊपर आप देखोगे तो फ्रिक्शनल फोर्स लेफ्ट डायरेक्शन में है और ब्लॉक 2 का डिस्प्लेसमेंट राइट डायरेक्शन में, तो दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो मतलब एंगल कितना होगा, 180 डिग्री होगा, है ना। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इट इज cos 180। फोर्स का वैल्यू कितना है, 20 न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट कितना है, 2 मीटर। सो ये आंसर जो आपको मिलेगा दैट इज -40 जूल। सो दिस इज द आंसर। इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन। ओके, सो प्लीज नोट डाउन दिस, देन विल डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Let's move to the next question. There is very interesting question we have now. So let me open the question. Yeah. So the question is, a block A of mass m is held at rest on a smooth horizontal floor. A light frictionless small pulley is fixed at a height of 6 meters from the floor. A light inextensible string of length 16 meters connected with A passes over the pulley, and another identical block B is hung from the string. The initial height of B is 5 meters from the floor as shown in the figure. When the system is released from the rest, B starts to move vertically downward and A slides on the floor towards right. Sub question first. If at an instant string makes an angle theta with the horizontal, calculate the relation between the velocity u of A and v of B. Okay, calculate v when B strikes the floor. Take g is equals to 10 meter per second square. Okay, सबसे पहले हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि यहाँ पर A की वेलोसिटी एक सर्टेन इंस्टेंट पे, सर्टेन इंस्टेंट पे मीन्स ये जो A है ये आगे की तरफ आ गया लाइक दिस, और उस वक्त ये B जो होगा वो थोड़ा नीचे आ जाएगा लाइक दिस। ये 5 मीटर को रब करके यहाँ पर लिख देते हैं, तो ये जो B है ये थोड़ा सा नीचे आ गया उस वक्त लाइक दिस। और A का जो लाइक नेक्स्ट केस में ये आपका कुछ ऐसे हो जाएगा डायग्राम, ऐसे कुछ, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने कहा है कि इस पॉइंट ऑफ मोमेंट पे ये हॉरिजेंटल लाइन के साथ एंगल थीटा बना रहा है, और ए वाला जो ब्लॉक है ये यू वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, और बी वाला जो ब्लॉक है वो वी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। तो अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे क्लास, एज वी नो दैट इफ दिस ब्लॉक इज मूविंग विद वेलोसिटी u, तो ये u को हम रिजोल्व करेंगे वन अलोंग द स्ट्रिंग एंड अनदर परपेंडिकुलर द स्ट्रिंग लाइक दिस। तो ये वाला कंपोनेंट क्या हो गया, u cos थीटा। अब क्योंकि हमें पता है स्ट्रिंग का, ये स्ट्रिंग पे आप कोई भी पॉइंट ले लो, चाहे ये पॉइंट ले लो, ये ऊपर की तरफ जा रहा है विद द वेलोसिटी ऑफ u cos थीटा, और ये क्या कर रहा है, v नीचे की तरफ आ रहा है ना। तो स्ट्रिंग का अगर आप ये हिस्सा देखोगे तो ये v वेलोसिटी के साथ नीचे जा रहा है, और ये u का cos थीटा के साथ ऊपर जा रहा है। तो हमें पता है स्ट्रिंग की ये इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है, तो मतलब ये दोनों वेलोसिटीज क्या होने वाली है, सेम होने वाली है। सो देयरफॉर आई विल राइट डाउन v इज इक्वल्स टू u cos थीटा। तो u इज इक्वल्स टू v अपॉन cos थीटा। सो ये मिल गया हमें v sec थीटा। सो दिस इज द रिलेशन, u इज इक्वल्स टू v sec थीटा। तो ये हमें रिलेशन मिला, सिंपल। ओके, अभी इन्होंने पूछा है कि जब b ने ग्राउंड को स्ट्राइक किया, जब b ने ग्राउंड को स्ट्राइक किया तब बताओ b की वेलोसिटी कितनी थी, है ना। तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, वी विल यूज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वी नो दैट व्हाट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, दैट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू 0। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 0। क्यों 0, क्योंकि यहाँ पर सारे फोर्सेस कंजर्वेटिव फोर्सेस है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस नहीं है, ठीक है। तो हमें पता है, चलो ये जब ब्लॉक बी ग्राउंड को स्ट्राइक करता है, मैं ब्लॉक बी की बात कर रहा हूँ, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्लॉक बी इज हाफ एम बी स्क्वायर, एंड काइनेटिक एनर्जी एट दैट पॉइंट ऑफ ब्लॉक ए इज हाफ एम यू स्क्वायर। क्लियर, समझ में आता है, ठीक है। तो व्हाट इज द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी है फॉर बोथ द ब्लॉक। ओके, दिस इज द, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, दिस इज द फाइनल काइनेटिक एनर्जी फॉर बोथ द ब्लॉक, this is final kinetic energy for both the block.
व्हाट इज इनिशियल काइनेटिक एनर्जी? इनिशियली सिस्टम रेस्ट पे था तो 0 जूल एंड 0 जूल, ठीक है, दिस इज इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो अगर हम बात करें द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हमें पता है फाइनल माइनस इनिशियल, अगर ब्लॉक बी की बात करेंगे तो सो दैट बिकम्स हाफ एम वी स्क्वायर माइनस जीरो, दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्लॉक ए हाफ एम यू स्क्वायर माइनस जीरो becomes half mu square. So this is the change in kinetic energy. Now we will talk about the change in potential energy. इसकी बात करेंगे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब क्योंकि ब्लॉक बी जब यहाँ पर था तब इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी? व्हाट इज इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ब्लॉक बी? इट इज mgh, h इज 5 मीटर, इसको h ले लेते हैं, मतलब मान लो थोड़ी देर के लिए h है। तो जब ब्लॉक बी ग्राउंड पे आ गया तो ग्राउंड लेवल पे हम मान के चल रहे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी कितना है? 0 जूल, तो यहाँ पर 0 जूल है। तो फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो 0 माइनस एम जी एच कम्स आउट टू बी माइनस एम जी एच, सो माइनस एम जी एच। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, सो हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ एम यू स्क्वायर माइनस एम जी एच इज इक्वल्स टू 0, इसमें मैंने पुट कर दिया। इफ वी एम एंड एम गेट कैंसल आउट, तो यहाँ पर मिल रहा है हमें वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू जी एच, है ना। h की वैल्यू हमें पता है, इट इज 5 मीटर। माई इंटरेस्ट इज टू कैलकुलेट, हमें क्या कैलकुलेट करना है? हमें v कैलकुलेट करना है, ओके, v कैलकुलेट करना है। सो फ्रॉम दिस रिलेशन एज यू कैन सी v इज इक्वल्स टू u cos थीटा, तो मैं यहाँ पर v की जगह नॉट v की जगह u की जगह मैं पुट करूंगा v sec थीटा। तो u की जगह हम v sec थीटा पुट करेंगे, सो v स्क्वायर, u की जगह मैंने v sec थीटा पुट कर दिया, स्क्वायर इज इक्वल्स टू जी एच। तो यहाँ से आप देखोगे तो वी स्क्वायर कॉमन है, सो वी स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, अंदर मिला 1 प्लस सेक्स स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू जी एच। सो वी स्क्वायर का जो भी वैल्यू होगा दैट कम्स आउट टू बी जी एच अपॉन 1 प्लस सेक्स स्क्वायर थीटा, करेक्ट, ओके, फाइन। सो नाउ क्लास लिसन केयरफुली, लिसन केयरफुली। जब ये ब्लॉक यहाँ पर आ गया, ग्राउंड से कॉन्टैक्ट में हो गया इस ब्लॉक, दिस ब्लॉक इज कनेक्टेड विद द ग्राउंड लाइक दिस, करेक्ट। तो ये जो स्ट्रिंग होगा, ये जो स्ट्रिंग होगा, ये स्ट्रिंग की हाइट कितनी है? 6 मीटर। 6 मीटर विल बी दिस हाइट ऑफ द स्ट्रिंग, यहाँ से यहाँ तक 6 मीटर होगा, है ना, क्योंकि ग्राउंड से पुली तक का डिस्टेंस 6 मीटर है, तो ये 6 मीटर हो गया, है ना। तो उस वक्त शायद हमारा ये जो ए है ये यहाँ पर कहीं पे आ चुका होगा लाइक दिस, ठीक है, तो ये कुछ ऐसे हो गया होगा लाइक दिस, करेक्ट। और ये हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ यहाँ पर this one, now this will be your angle theta like this, clear। तो ये अगर 6 मीटर है, if this is 6 मीटर, स्ट्रिंग कितनी है? 16 मीटर की है, तो ये 6 मीटर है, तो ऑब्वियसली ये 10 मीटर होगा, so I'll write down this will be 10 मीटर, this is 6 मीटर, this is 10 मीटर, करेक्ट। हमें क्या फाइंड आउट करना है? sec थीटा फाइंड आउट करना है। what will be the formula for the sec theta? hypotenuse upon adjacent, so hypotenuse upon adjacent, hypotenuse if you can see, let's complete this triangle। तो आपको ये ट्राइंगल दिख रहा होगा, यहाँ पर 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस ट्राइंगल, ठीक है। तो ये आपका हाइपोटेनियस हो गया, ये आपका एडजेसेंट हो गया, तो हमें एडजेसेंट कैलकुलेट करना है। सो एज वी नो दैट हाइपोटेनियस इज 10, तो 10 का स्क्वायर, वन साइड इज 6 प्लस एडजेसेंट नहीं पता तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ एडजेसेंट का स्क्वायर। So 10 square 100, 6 का स्क्वायर 36, adjacent square, so adjacent square comes out to be 64 का स्क्वायर रूट, adjacent का वैल्यू 64 का स्क्वायर रूट दैट इज 8। तो यहाँ पर sec थीटा की अगर आप वैल्यू देखोगे तो हाइपोटेनियस है 10, adjacent है 8, तो 8 comes out to be 5/4, कितना है? 5/4। तो मैं यहाँ पर या 5/4 पुट कर दूंगा, सो v स्क्वायर इज इक्वल्स टू g का वैल्यू इज 10, h का वैल्यू इज 5 मीटर, 1 प्लस 5/4 करोगे तो 25/16, 5/4 का स्क्वायर, करेक्ट। तो 16 प्लस 25, 5 टाइम्स हो गया 50, एंड 16 प्लस 25 कम्स आउट टू बी 41, एंड 16 ऊपर चला गया, ठीक है। तो जो भी आपका v का वैल्यू आ रहा है, v कम्स आउट टू बी अंडर रूट ऑफ 50 इंटू 16 अपॉन 41। चलो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो आई थिंक सो वी हैव मेड अ लिटिल बिट मिस्टेक, हमने यहाँ पर एक छोटा सा मिस्टेक कर दिया है। दिस 2 विल कम ऑन वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर अपॉन 2 था ना, तो ये जी एच राइट हैंड साइड में जाएगा तो 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ओके। सो यहाँ पर हम 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं, सो यहाँ पर भी 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा,
लेट मी मल्टीप्लाई द 2 एवरीवेयर। सो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई हो गया तो यहाँ पर भी 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, सो नाउ व्हेन वी कैलकुलेट द आंसर 52 ज़ा 100, 100 का स्क्वायर रूट हमें पता है कितना होगा 10, 16 का स्क्वायर रूट हमें पता है 4 अपॉन 41 का स्क्वायर रूट। So it comes out to be 40 upon under root of 41. So this will be the velocity. Okay. So therefore velocity हमें आ गया, it is 40 upon under root of 41 meter per second. So that is your answer. Okay. So please copy down this. Then we'll do the next question. So let's move to the next question. So the next question is two blocks of masses m1 and m2 connected by an undeformed massless spring rest on a horizontal plane. Find the minimum constant force F that has to be applied in the horizontal direction to the block of mass m2 so that the other block gets just shifted if mu be the coefficient of friction between the blocks and the surface. Okay, mu is the coefficient of friction between the block and the surface, ऐसा हमें क्वेश्चन में बोला गया है। हमें ये फाइंड आउट करना है कि ये जो F फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं ब्लॉक ऑफ मास m2 पे, ये फोर्स कम से कम कितना होना चाहिए कि जिसकी वजह से ब्लॉक m1 जस्ट शिफ्ट करे, मतलब अभी जस्ट ये खिसकना चालू हो जाए। ओके, सो लेट्स ट्राई टू एनालाइज दिस क्वेश्चन। चलो यहाँ पर सबसे पहले हम बनाएंगे एफबीडी। जैसे कि यहाँ पर क्लास, अगर ये वाला जो फोर्स है, ये फोर्स अगर ब्लॉक m2 और सरफेस के बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स है उससे ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली ये जो ब्लॉक है ये m2 मूव करना चालू कर देगा। m2 जैसे ही मूव करना चालू करेगा ये स्प्रिंग क्या होगा, एलोंगेट होना चालू होगा, स्प्रिंग बड़ा होगा, एलोंगेशन होगी स्प्रिंग में। क्लियर? तो हम ऐसा मान के चल रहे कि ये ब्लॉक क्या हो रहा है, आगे की तरफ जा रहा है। क्लियर? तो यहाँ पर एज यू कैन सी दिस इज द फोर्स F। ओके, यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स हो जाएगा F2 में ले लेता हूँ फ्रिक्शनल फोर्स, एंड ये स्प्रिंग ऐसा हम अज्यूम कर रहे हैं कि ये स्प्रिंग में एलोंगेशन x0 था, तभी ये ब्लॉक मूव करना चालू हो गया। ठीक है, जब स्प्रिंग में एलोंगेशन x0 है उस वक्त हम एफबीडी बना रहे कि क्या होगा। तो ऑब्वियसली जो स्प्रिंग फोर्स होगा दैट स्प्रिंग फोर्स इज आल्सो एक्टिंग इन द लेफ्ट डायरेक्शन, सो आई विल राइट डाउन दिस इज द स्प्रिंग फोर्स, और जो स्प्रिंग फोर्स का वैल्यू होगा वो हम लिख देते हैं दैट इज k x0। रिमेंबर दैट थिंग, k इज द स्प्रिंग कांस्टेंट। ओके, and the weight of this block m2g is in the downward direction and the normal reaction that is n2 in the upward direction. So if I write that n2 is equals to m2g, और जो frictional force है F2 is the frictional force that is equals to mu n2 which is equals to mu m2g। चलो समझ में आता है ये सब चीजें। Clear? Okay, now let's talk about the block m1, a block whose mass is m1। तो this is a block whose mass is m1, तो इसका एफबीडी बना देते हैं। तो यहाँ पर हो गया m1g, यहाँ पर हो गया नॉर्मल रिएक्शन n1। ये ब्लॉक के ऊपर स्प्रिंग फोर्स लग रहा है इन द राइट डायरेक्शन, स्प्रिंग इसको राइट की तरफ खींचेगा, और यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा इन द लेफ्ट डायरेक्शन, दिस इज F1 लेट्स से। तो n1 का जो वैल्यू है इज इक्वल्स टू m1g। ये ब्लॉक अभी जस्ट खिसकने वाला है, ठीक है। तो उस दौरान क्या होगा, स्प्रिंग फोर्स किसके इक्वल होगा, फ्रिक्शनल फोर्स के इक्वल होगा, और फ्रिक्शनल फोर्स जो होगा वी नो दैट इट इज म्यू n1, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n1, इट इज म्यू m1g। So can I say that spring force is equals to mu m1g, and what is the value of spring force? As we have seen, the value of spring force is kx0, so kx0 का वैल्यू हमें मिल गया दैट इज म्यू m1g। तो ये इक्वेशन हमें काम आने वाला, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया हमने, ठीक है। ओके नाइस, चलो अभी हम अगर इस ब्लॉक की बात करें, हम किसकी बात कर रहे हैं, इस ब्लॉक की बात करते हैं, ठीक है। तो इस ब्लॉक में सी जैसे ही हमने यहाँ पर फोर्स F लगाना चालू किया तो ये ब्लॉक खिसकना चालू हो गया। इसने कितनी डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल की, x0 डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल की, तभी उसके बाद ही तो ये ब्लॉक मूव करेगा, करेक्ट। तो इस ब्लॉक की अगर मैं बात करूं, सो व्हाट इज द टोटल वर्क डन फॉर दिस ब्लॉक, द टोटल वर्क डन इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स प्लस वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स प्लस वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स। व्हाट इज द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स, फोर्स F है एक्सटर्नल, डिस्प्लेसमेंट कितनी है, x0 है, दोनों बोथ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ ऑफ देम आर इन द सेम डायरेक्शन, सो cos 0 का वैल्यू 1 है। वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स हमें पता है -12 k x0 स्क्वायर, वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स वी नो दैट राइट। वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स की बात करेंगे तो ये ब्लॉक पे फ्रिक्शनल फोर्स देखो लेफ्ट की तरफ है, और जो डिस्प्लेसमेंट है इस ब्लॉक पे राइट की तरफ है x0। सो मैं यहाँ पर लिख दूंगा दैट फ्रिक्शनल फोर्स F2 एंड द डिस्प्लेसमेंट x0,
एंड दोनों के बीच में एंगल देखोगे तो 180 डिग्री है, बिकॉज बोथ ऑफ देम आर ऑपोजिट डायरेक्ट है, तो cos 180 का वैल्यू होता है -1, तो मैं यहाँ पर माइनस साइन डाल दूँ, so this is minus. Correct? Fine. So work done is equals to, we know that, change in the total energy of this body, and we know that the change in the total energy of the body will remain 0. तो यहाँ पर मैं इसको क्या कर दूंगा, 0 पुट कर दूंगा. So therefore I will write down it is half f x naught minus half k x naught square minus f2 x naught, which is equals to 0. So therefore f x naught is equals to half k x naught square plus f2 x naught. तो x naught x naught x naught get cancel. तो यहाँ पर जो f की वैल्यू आ रही है हमें कितनी आ रही है, हाफ k x naught plus f2. What is the value of k x naught? The value of k x naught is mu m1g. तो मैं यहाँ पर k x naught की जगह में क्या पुट करूंगा, it is mu m1g upon 2. What is the value of f2? It is mu m2g. तो I'll write down plus mu m2g. तो यहाँ पर हो गया म्यू जी कॉमन, और अंदर क्या मिल रहा है हमें, m2 प्लस m1/2. तो इतना फोर्स होना चाहिए. क्लियर? So please copy down this question, then we'll do the next question.